स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। ये शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देता है। भारत माता के बेटे और बेटियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये शहीद स्मारक उन प्राणों की आहुति की गवाही देता है। जब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम का जिक्र जुबां पर आता है तो भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे तमाम नाम मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। लेकिन ऐसे भी तमाम स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में तो दी, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम अंकित नहीं हो सका। हम आपको ऐसे ही गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाएंगे। जय हिंद, मैं के राणा, AMV नेटवर्क न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये देश भारत है। ये वो देश है जहां पुरुषों के साथ स्त्रियों की शौर्य गाथा है। इतिहास के पन्नों पर नारियों की शौर्य गाथा सुनहरे अक्षरों में लिखी है और देश को हर पल गर्व कराती है। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारत मां की उस बेटी की गाथा जिसने स्वयं की मजबूरियों की बेड़ियों को तोड़ा और अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़ी हो गई। गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए कड़ा प्रहार किया। नाम था मातंगनी हाजरा, जो पूरे गांव में मातुल्य थी और देश के लिए मां मातंगनी हाजरा मां मतंगनी हो गई। मेरे खून का एक एक कतरा बह जाए पर जंजीरें गुलामी की टूटेंगी। शरीर मृत होकर धरा पर गिर जाए लेकिन ये तिरंगा शान से लहराएगा। ये शब्द उस मातंगनी हाजरा के हैं जिनकी शौर्य गाथा सुनने मात्र से ही देशभक्ति लहू बनकर रक्त वाहिनियों में बहने लगती है। जन्म 19 अक्टूबर सन 1870 में पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ, जो वर्तमान का बांग्लादेश है। बेहद गरीब परिवार में जन्मी बेटी बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन गरीबी की बेबसी की जंजीरों ने ऐसा जकड़ा कि 12 साल की मातंगनी हाजरा का विवाह 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा के साथ कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य ने साथ अभी भी नहीं छोड़ा। शादी को महज 6 साल गुजरे थे, मातंगनी हाजरा के पति का निधन हो गया और मातंगनी निसंतान ही विधवा हो गई। हालातों की मारी मातंगनी हाजरा महज 18 साल की थी और पति विदुर की पहली पत्नी का बेटा मातंगनी से घृणा करता था, जिसके चलते वो एक झोपड़ी में रहने लगी और मजदूरी करके जीवन यापन करने लगी। मातंगनी अपने ससुराल अलीनान गांव में ही सभी के सुख दुख में शामिल होने लगी। कुछ ही समय में पूरे गांव के लिए मातंगनी मां समान पूजनीय हो गई। साल 1932 आ गया। गांधी जी की स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। वंदे मातरम के घोष के साथ हर दिन जुलूस निकल रहे थे। एक दिन एक जुलूस मातंगनी हाजरा के घर के पास से भी निकला। स्वाधीनता आंदोलन जुलूस का स्वागत मातंगनी ने भी बंगाली परंपरा के अनुसार शंख से किया। लेकिन ये शंखनाद सिर्फ जुलूस के स्वागत के लिए नहीं, साथ ही मातंगनी हाजरा के नए जीवन का शंखनाद था। मजबूरी, लाचारी, गरीबी की बेड़ियों में जकड़ी मातंगनी के कदम अब कोई बेड़ी नहीं रोक सकती थी। लाचारी, गरीबी, मजबूरियों की बेड़ियों को तोड़ते हुए मातंगनी ने भी अपने कदम जुलूस के साथ मिला दिए और जुलूस के वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल दी। कृष्णागंज बाजार में होने वाली सभा में शामिल हो गई। सभा में जुलूस के सभी सदस्यों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में तन मन धन से शामिल होने के लिए शपथ ले ली। मैं मातंगनी हाजरा शपथ लेती हूँ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरे तन मन धन के साथ लड़ूंगी और प्राणों की आहुति देकर भी आजादी के यज्ञ को सफल बनाऊंगी।
अफीम की लत वाली मातंगनी पर अब स्वाधीनता का नशा चढ़ चुका था और साल 1933 आ चुका था। पश्चिम बंगाल के शहर तामलुक में करबंदी आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए। एंडरसन के आने का विरोध किया गया और इस विरोध में मातंगनी सबसे आगे खड़ी थी। जोश और स्वाधीनता का नशा ऐसा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारे लगाते हुए दरबार पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 6 माह का सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई और मुर्शिदाबाद जेल भेज दिया गया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की ऐसी कौन सी सलाखें थी जो आजादी के मतवालों का जोश कम कर पाती? जेल से बाहर आई और फिर से आजादी के हवन में जुट गई। साल 1935 आ चुका था। बाढ़ की वजह से पूर्वी बंगाल में हैजा और चेचक की बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया था, लेकिन मातंगनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत कार्यों में जुट गई। 1942 और ये वही साल था जब भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। 8 सितंबर 1942 का दिन था। तामलुक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। पुलिस ने गोलियां चलाई, जिनमें 3 भारत माता के सपूत शहीद हो गए। इसके बाद लोगों का गुस्सा चरम पर था। 29 सितंबर की तारीख को बड़ी रैली करने का निश्चय किया गया। मातंगनी मां गांव-गांव घूमी और 5000 लोगों को तैयार किया। सभी लोग दोपहर को डाक बंगले पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। बाएं हाथ में तिरंगा लेकर मातंगनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगाने लगी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे फिजाओं में खुलकर सभी दिशाओं में गूंज रहे थे। प्रदर्शन को देखकर अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखड़ने लगे। बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिनमें से एक गोली मातंगनी के बाएं हाथ में लगी। इससे पहले ही तिरंगा बाएं हाथ से छूटता, मातंगनी ने दाहिने हाथ से तिरंगे को थाम लिया, लेकिन तभी एक और पुलिस की गोली मातंगनी के दाहिने हाथ को चीरती हुई चली गई। दाहिने हाथ से थामा हुआ तिरंगा संभालती, खुद को संभालती, कुछ समझ पाती, तभी पुलिस की तीसरी गोली सीधे मातंगनी के माथे को भेद गई। तिरंगा संभालती भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ शरीर से प्राण निकल गए और मृतदेह के साथ मां मातंगनी धरा पर गिर पड़ी। इस बलिदान से फिर ऐसा जोश उमड़ा कि 10 दिन के भीतर ही अंग्रेजों को खदेड़ कर स्वाधीनता स्थापित कर दी गई। आजादी के बाद 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने प्रवास पर बंगाल पहुंची और मां मातंगनी की मूर्ति का अनावरण किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इतिहास के पन्नों से उनके नाम भले ही दूर रहे हों, लेकिन जब जब गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाई जाती है तो रोंगटे खड़े होने लगते हैं, दिल लबालब होकर देशभक्ति से धड़कने लगता है। हम आपको ऐसे ही 3 युवा गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनाएंगे, जिनकी बंदूक से निकली गोली ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी और अंग्रेजी अफसरों के दिलो दिमाग में उनके नाम भर से खौफ पैदा हो जाता था। नाम बिनोय, दिनेश और बादल। देश में अंग्रेजी क्रूरता चरम पर थी। हर दिन भारत माता पर गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए जितने प्रहार किए जा रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत गुलामी के जंजीरों की पकड़ को मजबूत कर रही थी, उतने ही अत्याचार बढ़ा रही। तारीख 11 दिसंबर सन 1908, मुंशीगंज जिला, रोहित भोज गांव, वर्तमान का बांग्लादेश। एक बच्चे ने जन्म लिया, नाम बिनोय कृष्ण बसु। इस तारीख के 3 साल बाद यानी कि 6 दिसंबर सन 1911 को इसी मुंशीगंज जिले के जोशोलोंग गांव में, जो अब बांग्लादेश में है, एक और बच्चे ने जन्म लिया, नाम दिनेश गुप्ता। इस तारीख के लगभग 1 साल बाद ढाका के विक्रमपुर क्षेत्र पूरब शिमूलिया गांव में बादल गुप्ता ने जन्म लिया। बादल
अपने स्वतंत्रता सेनानी चाचाओं से प्रेरित थे। उनके स्वर्गीय चाचा धरणीनाथ गुप्ता और नागेंद्र नाथ गुप्ता ने भी स्वतंत्रता यज्ञ में प्राणों की आहुति दी थी। कम उम्र में ही तीनों ने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित बंगाल वॉलंटियर में शामिल हुए। तीनों की दोस्ती हुई और तीनों का मकसद एक ही था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह, देश की आजादी। प्राण जाए तो जाए, पर आजादी देश की चाहिए। आजादी के इस यज्ञ में हम प्राणों की आहुति देंगे, हर हद से गुजरेंगे और गुलामी की जंजीर तोड़ेंगे। ये शब्द उन तीन आजादी के मस्तानों के हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति आजादी के हवन कुंड में देने की ठान ली थी और स्वयं से यह संकल्प कर लिया था कि गुलामी की जंजीरों पर ऐसा प्रहार किया जाएगा कि देश में यलगार होगा। सन 1930 में नॉर्मन सिम्पसन जेल में स्वतंत्रता सेनानियों पर क्रूर यातनाएं करने के लिए जाना जाता था। सिम्पसन शातिर अपराधियों से स्वतंत्रता सेनानियों पर हमले कराता था। नॉर्मन के इशारे पर ही अपराधियों के एक झुंड ने सुभाष चंद्र बोस पर हमला कर दिया। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस के कई साथियों पर भी हमला किया गया। देशप्रिय जतींद्र मोहन, किरण शंकर रॉय और सत्य गुप्ता को मारा पीटा गया था। इस हमले के बाद गुस्सा चरम पर था और इस हमले के बाद ही बंगाल वॉलंटियर्स के दो कार्यकर्ताओं को बंगाल बुलाया गया। दिनेश चंद्र गुप्ता और सुधीर बादल गुप्ता कोलकाता पहुंचे। बिनोय कृष्ण बसु पहले से ही कोलकाता में मौजूद थे। तीनों युवाओं को ऐसे दुस्साहसिक कार्य की जिम्मेदारी दी गई जिसकी कल्पना भी कभी अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में बंगाल वॉलंटियर्स के हेड ने तीनों युवाओं से कहा, जेल आईजी नॉर्मन सिम्पसन को अब जीने का अधिकार नहीं है, अब उसको इस दुनिया से जाना होगा। जिस पर बिनोय ने कहा, इस दुनिया से सिम्पसन का जाना तो जरूरी है, पर कैसे? इसके बाद हेड ने सोचा और कहा, बस यही सोच रहा हूं। हेड के जवाब के बाद बादल ने कहा, सिम्पसन को ऐसी जगह मारा जाए जिससे ब्रिटिश प्रशासन की चूल्हे हिल जाए। बादल की बातों में असर था और जिसके बाद दिनेश ने एक सुझाव दिया, ब्रिटिश प्रशासन का गढ़ राइटर्स बिल्डिंग। दिनेश के इस वाक्य ने सभी में बात की सटीकता होने पर ऊर्जा भर दी। हेड ने कहा, सही कह रहे हो दिनेश, राइटर्स बिल्डिंग में ही मारा जाए, साथ ही सरेआम सिम्पसन को गोली मारी जाए। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन फ्रीडम। इस ऑपरेशन में एक बात तो तय थी कि यह ऑपरेशन सफल हो या विफल, पर तीनों युवाओं को यह ज्ञात था कि उनका वापस आना नामुमकिन है और वो इस शहादत के लिए तैयार थे। इस ऑपरेशन के तहत सिम्पसन को मारने की तारीख मुकर्रर कर दी गई, 8 दिसंबर सन 1930। 8 दिसंबर को तीनों खिदुरपुर के पाइपलाइन रोड पर मिलेंगे, ये भी तय किया गया। तैयारियां पूरी हो चुकी थी और 8 दिसंबर का दिन भी आ चुका था। दोपहर के 12 बज रहे थे। एक टैक्सी राइटर्स बिल्डिंग के गेट पर आ गई। 3 युवा सूट बूट पहने टैक्सी से उतरे, बिनोय, दिनेश और बादल। आखिरी बार तीनों ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, रिवॉल्वर, कारतूस चेक किए और बादल ने अपनी जेब में रखा पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल भी चेक किया। पूरे आत्मविश्वास के साथ तीनों ने बिल्डिंग के भीतर प्रवेश किया और पहली मंजिल पर पहुंच गए। ब्रिटिश अफसरों और पुलिस को तीनों के इरादों के बारे में कोई शक तक नहीं था। लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन अपने कमरे में बैठा हुआ पत्र लिख रहा था। पास में ही उसके निजी सहायक जेसी गुहा और चपरासी पागल खां खड़े हुए। दरवाजे के बाहर सहायक चपरासी फाकू सिंह मौजूद थे। दफ्तर में रोजमर्रा के कामकाज की चहल पहल थी। धक्का मार के सिम्पसन के दफ्तर का दरवाजा खोला गया। पलक झपकते ही तीनों के हाथ में रिवॉल्वर आ गई। सिम्पसन अपनी कुर्सी
से हिलने की सोच पाता तब तक उसके शरीर के भीतर गोलियां घुस चुकी थी और उसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। कुर्सी पर बैठे बैठे ही सिम्पसन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी राइटर्स बिल्डिंग की आवाज से गूंज रही थी। अंग्रेजी अफसरों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने दफ्तर से बाहर भी आ सके। घर से दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। अंग्रेजी अफसर पैरिस में लाल बाजार सुरक्षा कर्मियों को गोलीबारी की। बिनोय, बादल और दिनेश फिर से भागते हुए और आ चुके थे। चलने लगी थी। दफ्तर के भीतर से ही तीनों ने भी गोलियां चलाई और अब बिनोय, बादल और दिनेश की गोलियां बाहर से अनाउंस किया गया कि तुमको घेर लिया गया है। बादल ने पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल निगल लिया। दिनेश और बिनोय ने खुद को गोली मार ली। अंग्रेजी अफसरों ने डाक दफ्तर का दरवाजा खोला। फर्श पर खून बह रहा था। बिनोय और बादल शहीद हो चुके थे। डॉक्टर्स ने दिनेश को तो बचा लिया। अंग्रेज ये चाहते थे कि दिनेश इस पूरे षड्यंत्र के बारे में कुछ बता कर जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा। दिनेश ने कुछ नहीं बताया और दिनेश को फांसी की सजा सुना दी गई। 7 जुलाई 1931 में महज 19 साल का नौजवान हंसते हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर उस पर झूल गया। देश की आजादी के हवन कुंड में प्राणों की आहुति देने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं थी। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे सब एक साथ आकर देश की आजादी के लिए लड़े। भारत माता का एक ऐसा ही वीर सपूत था, नाम था बाजी राउत। उम्र महज 12 साल, जो अंग्रेजी प्रशासन के सामने तनकर खड़ा हो गया। एक 12 साल के बच्चे को ब्रिटिश पुलिस ने नदी पार कराने का हुक्म दिया, लेकिन वो 12 साल का मासूम ब्रिटिश पुलिस के सामने तनकर खड़ा हो गया और कहा, कुछ भी हो जाए पर तुमको नदी पार नहीं कराऊंगा। ब्रिटिश पुलिस ने अपने स्वर को तेज किया और कहा कि हमें नदी पार कराओ वरना जान से जाओगे, लेकिन बच्चे ने फिर से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोली मार दी और वो बच्चा शहीद हो गया। बच्चे का नाम था बाजी राउत। 5 अक्टूबर सन 1926 को ओडिशा के कटक जिले के ढेकानाल क्षेत्र के नीलकंठपुर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया बाजी राउत। बाजी राउत का परिवार नदी में नाव चलाता था। मछली पकड़ना और नाव चलाना ही परिवार का व्यवसाय था। बाजी राउत अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने बाजी के मन को झकझोर कर रख दिया था। अंग्रेजों के अत्याचार बाजी ने सुने भी थे और देख भी रहा था। बाजी राउत 12 साल का हो चुका था। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार हर दिन देख रहा था। 10 अक्टूबर सन 1938 का दिन था। अंग्रेजी पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर भुवनेश्वर थाने ले गई। रिहाई की मांग भी जोर पकड़ने लगी। लोगों ने प्रदर्शन किया। रिहाई दो के नारे लगाए जाने लगे। अंग्रेज पुलिस ने गोली चलाई। इस गोलीबारी में 2 लोग शहीद हो गए। तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी। 2 लोगों की मौत से लोगों में आक्रोश बढ़ गया। अंग्रेजी पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। लोगों के आक्रोश से डरकर बारिश में भीगते हुए पुलिस ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट पर पहुंच गई और ढेकानाल जाने की कोशिश की। अंग्रेजी पुलिस ने देखा कि नदी पर एक बच्चा नाव के साथ मौजूद है। वो बच्चा बाजी राउत था। बाजी ने भी अंग्रेजी सिपाहियों को अपने करीब आते हुए देखा और बाजी की आंखों के सामने पिता की बताई बातों के दृश्य तैरने लगे। पिता ने सुनाई अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के किस्सों ने बाजी के मन को भीतर से झकझोर दिया था। बाजी अंग्रेजों के अत्याचार को देख भी रहा था। उसको पता था कि पास के ही गांव में अंग्रेजों ने कहर बरपा रखा है। बाजी ने भी ठान लिया कि वो अंग्रेजों को अपनी नाव पर पैर नहीं रखने देगा। इतने में ही ब्रिटिश सिपाही बाजी के पास पहुंच गए। बाजी राउत को ब्रिटिश पुलिस ने नदी पार कराने का हुक्म दिया। बच्चे ने साफ इनकार कर दिया।
बच्चे के इनकार पर पुलिस आग बबूला हो गई और अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, ए बच्चे, हमें नदी पार कराओ। बच्चे ने भी आवाज को तेज किया, आंखों में स्वाभिमान के साथ कहा, नदी पार नहीं कराऊंगा। अंग्रेज धमकी देते हुए बोला, अगर जान प्यारी है तो नदी पार कराओ, वरना। जिस पर बच्चा बोला, जान जाए तो जाए पर नदी पार नहीं कराऊंगा। बाजी राउत की बातों से अंग्रेजी पुलिस के सिर पर खून सवार हो गया। एक अफसर ने बाजी राउत के सिर पर बंदूक की बट से प्रहार कर दिया। बाजी राउत के सिर से खून बहने लगा। लहूलुहान बाजी राउत जमीन पर गिर पड़ा। फिर तुरंत ही अंग्रेजी सेना के सामने खड़ा हो गया। ना भागा न डरा बाजी राउत, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से उनका मुकाबला किया। अंग्रेजी सिपाही बाजी राउत के भीतर वीरता और देशभक्ति का आकलन नहीं कर पा रहे, जिसके बाद बाजी ने दृढ़ता के साथ कहा, एक पट और मार लो साहब, लेकिन नदी पार नहीं कराऊंगा। बाजी के रोम रोम से देशभक्ति फूट रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बाजी की आंखों में चढ़ चुका था। बाजी राउत की बातें अंग्रेजी सिपाही के सिर पर खून सवार कर चुकी थी, जिसके बाद अंग्रेजी सिपाहियों ने बाजी के शरीर पर गोलियां दागना शुरू कर दी। बाजी का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। भारत माता का 12 साल का सपूत देश की खातिर कुर्बान हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग भी बाजी की तरफ भागे, जिसके बाद पुलिस भाग खड़ी हुई और उसमें साथ ही पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें गांव के भी कुछ लोग शहीद हो गए। बाजी के साथ ही गांव के लक्ष्मण मलिक, फाकू साहू, अर्शी प्रधान और नाता मलिक भी शहीद हो गए। बाजी के बलिदान की चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। देश के आंदोलनकारी आक्रोशित हो उठे। बाजी की शहादत से स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी इबारत शुरू हो गई। कटक के खान नगर के शमशान घाट में इस वीर बालक को मुखाग्नि दी गई। ढेकानाल कटक जिले में ही उस समय पर आता था। एक कवि ने इस भावपूर्ण घटना पर लिखा, बंधु ये चिता नहीं, ये देश का अंधेरा मिटाने की मुक्ति की मशाल है। बाजी के बलिदान पर ही कवि कालिंदी चरण पाणिगिरी ने लिखा, आओ लक्षण आओ नट रघु हरूसी प्रधान, बजाओ तुरी बजाओ बिगुल, मरा नहीं मरा नहीं, 12 साल का बाजिया मरा नहीं। बिल्कुल सच है, देश की खातिर प्राण गंवाने वाले कभी मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। दिलों में याद बनकर जिंदा रहते हैं, फिजाओं में आजादी की महक बनकर जिंदा रहते हैं, दिशाओं में आजादी की गूंज बनकर जिंदा रहते हैं। जब उनकी शहादत फिजाओं में घुलकर सांसों के माध्यम से रक्त में मिलती है तो सबको देशभक्ति से ओतप्रोत कर जाती है। अब हम आपको एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने हाथ में तिरंगा थामा और अंग्रेजी सिपाहियों की गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती चली गई। नाम कनकलता बरुआ। दृढ़ संकल्प, तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का। हाथ में तिरंगा थामे अंग्रेजी पुलिस के सामने खड़ी हो गई। उसके कदम पर ही पुलिस ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। वीरांगना जमीन पर गिर पड़ी। शरीर से प्राण तो छूटे, लेकिन तिरंगा न झुकने दिया न गिरने दिया। इस वीरांगना का नाम है कनकलता बरुआ। जन्म 22 दिसंबर 1924 असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ। पिता कृष्णकांत बरुआ, मां करुणेश्वरी देवी। वीरांगना कनकलता 5 वर्ष की ही हुई थी कि उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। कनकलता अभी महज 13 वर्ष की हुई थी। 1938 में पिता कृष्णकांत बरुआ का भी निधन हो गया। मानो कनकलता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन ईश्वर भी यहीं पर नहीं रुका। पिता के निधन के कुछ दिन पश्चात ही सौतेली मां भी चल बसी। छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो गई कनकलता।
भाई बहनों की देखभाल के लिए कक्षा 3 तक की पढ़ाई की और घर संभालने में लग गई। उनकी लालन पालन की जिम्मेदारी उनकी नानी ने संभाली। कनकलता अपनी नानी के साथ घर के काम में हाथ बटाती और दिल में भरी देशभक्ति के लिए भी समय निकालती। कनकलता जब महज 7 वर्ष की थी, सन 1931, गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई। कनकलता अपने मामा देवेंद्र नाथ और यादुराम बोस के साथ सभा में पहुंची। सभा की अध्यक्षता ज्योति प्रसाद अग्रवाला कर रहे थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाला असम के प्रसिद्ध कवि थे। उनके गीत और कविताएं घर घर में पहुंचकर नव जागरण और नव चेतना कर रही थी। कनकलता ज्योति प्रसाद की कविताओं और गीतों से प्रभावित और प्रेरित थी। हृदय में देशभक्ति का अंकुर फूट चुका था, जो अब पौधा बनने को तैयार था। रैयत अधिवेशन में शामिल लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, जेल में डाल दिया गया। ज्योति प्रसाद ने कमान संभाली। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही गांधी जी का करो या मरो आंदोलन भी शुरू हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मृत्यु वाहिनी दल का गठन किया गया। कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गई। कनकलता के हृदय में अंकुरित देशभक्ति का पौधा अब विशाल पेड़ बनकर तैयार हो चुका था। अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला जा रहा था। लोग पुलिस की गोली का शिकार हो रहे थे। ज्योति प्रसाद ने एक गुप्त सभा की निर्णय लिया गया कि 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराया जाएगा। कनकलता का परिवार उनके विवाह के लिए उत्सुक था, लेकिन कनकलता के मन में देश की आजादी के अतिरिक्त कुछ नहीं। 20 सितंबर के दिन का सूरज निकल चुका था। कनकलता ने घर के सभी कार्य निपटाए और निकल पड़ी तिरंगा फहराने के लिए। तेजपुर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराना था। गहपुर थाने की तरफ चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ रहा था। जुलूस में मौजूद हर युवक युवतियों के दोनों हाथों में तिरंगा था। कनकलता जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के बड़े नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उनके साथी कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी की भांति गरज उठी। इन नारों से आकाश गूंजने लगा और जुलूस थाने की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगा। जोश कई गुना हो चुका था। जुलूस थाने के करीब पहुंच चुका था। गगनभेदी नारों से आकाश गूंज रहा था। जुलूस के हर सदस्य में होड़ लगी थी कि थाने पर सबसे पहले तिरंगा कौन फहराएगा। थाने के प्रभारी पीएस सोम जुलूस के सामने आकर खड़े हो गए। जुलूस रोकने की कोशिश की, जिस पर कनकलता ने कहा। कनकलता के बाद सोम ने कहा, अगर तुम लोगों ने 1 इंच भी कदम आगे बढ़ाया तो मारे जाओगे, गोलियों से भून दिए जाओगे। इतना कहते ही कनकलता ने कदम आगे बढ़ा दिए। उसके साथ ही जुलूस भी आगे बढ़ने लगा। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सोम ने फायरिंग का आदेश दे दिया। फायर! गोलियों की बरसात शुरू हो गई। पहली गोली कनकलता की छाती को चीरते हुए चली गई। दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी। मुकुंद शहीद हो गए। कनकलता गोली लगने पर कदम तो बढ़ाया, लेकिन शरीर साथ छोड़ने लगा था। कनकलता जमीन पर गिर पड़ी। शरीर से प्राण तो छूटे, लेकिन मृतदेह ने तिरंगा थामे रखा। न गिरने दिया और न ही तिरंगा झुकने दिया। करो या मरो का नारा आसमान में गूंजता रहा। फिजाओं में ऊर्जा बढ़ती चली गई। कनकलता के साहस और बलिदान ने युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। जुलूस के युवक और युवतियां सीना तानकर गोलियों के सामने खड़े हो गए और तिरंगा लेकर आगे बढ़ते चले गए। सीने पर गोलियां खाकर जमीन पर गिरे, लेकिन किसी ने भी तिरंगा हाथ से छूटने नहीं दिया। अंत में रामपति राजखोवा ने तिरंगा थाने पर फहरा दिया। शहीद मुकुंद काकोती का अंतिम संस्कार नगर पालिका के कर्मचारियों ने गुप्त रूप से कर दिया, लेकिन कनकलता के शव को स्वतंत्रता सेनानी अपने कंधे पर उठाकर ले आए।
और उनके गांव बारंगबाड़ी लाने में कामयाब रहे। उनके प्राणों की आहुति ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई मजबूती लाई, स्वतंत्रता सेनानियों में नई ऊर्जा भर दी, देश आजाद कराया गया। ऐसे ही न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना अतुल्य बलिदान दिया, जो स्वतंत्रता के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ और जिस पर स्वतंत्रता का यह भवन खड़ा है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है, नमन है। जय हिंद।